तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष है आज के अंक में आपके लिए। दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या और समाधान पर जानकारी। फलों की बाग स्थापना करो, सुरक्षित प्रकार खाकर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय हमारे राज्य में लगभग सभी किसानों द्वारा अपनाया जाने वाला व्यवसाय है। वैसे तो इस व्यवसाय में कई तरह की समस्याएं होती हैं। इसमें दुधारू पशुओं का बांझपन की समस्या एक विकट समस्या है, जिससे यदि पशुग्रस्त हो जाए तो वो हमारे लिए अनुत्पादक हो जाता है। इसीलिए पशुपालक भाइयों, बांझपन की समस्या और उसके निदान की जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ से। पशुपालक भाइयों, आपके पशुपालन के समय बांझपन की समस्या आजकल बढ़ती जा रही है। जो बांझपन बहुत पहले कम हुआ करता था, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है और ये एक तरह से ये पशुपालकों के आर्थिक नुकसान का कारण बन रहा है। तो बांझपन के विषय में देखें तो दो तरह के बांझपन होते हैं। एक बांझपन तो वो है जो स्थायी कारणों से होता है। अगर जानवर के अंदर उसका जननांग विकसित नहीं है तो ये स्थायी बांझपन है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इसमें इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन स्थायी बांझपन को हम दूर कर सकते हैं। वो हमारे और आपके प्रयासों से दूर हो सकता है और जानवर को उत्पादक बनाया जा सकता है। स्थायी बांझपन यानी पशु का जैसे गर्मी में ना आना, ये दो समस्याएं पशुपालक भाइयों के समक्ष अक्सर प्रस्तुत होती हैं। तो अगर हम पहली समस्या को देखें कि पशु का गर्मी में ना आना, तो ये मुख्यतः दो तीन कारण हैं इसमें। वो पहला कारण है, इसमें पशु पोषण है। किसी भी वजह से पोषण उपयुक्त नहीं है पशुओं का, तो पशु गर्मी में नहीं आएगा, या गर्मी में आएगा भी तो उसके लक्षण स्पष्ट नहीं होंगे और आप उसकी गर्मी नहीं जान पाएंगे। वो पशु साइलेंट हीट में रहेगा। पोषण की अगर हम बात करें तो संतुलित राशन हमें, जो बछिया है या जो गाय दूध नहीं दे रही है, उसको 1 किलो उसके शरीर के मेंटेनेंस पे 24 घंटे में देना आवश्यक होता है। और जो दूध दे रही हैं उनको उत्पादन के हिसाब से 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना देना आवश्यक होता है। इसी तरह से गर्भाधान के समय उत्पादन और मेंटेनेंस राशन के अलावा प्रेगनेंसी अलाउंस यानी कि गर्भाधान भत्ता 1 किलो 6 महीने के बाद से देना अति आवश्यक रहता है। हार्मोनल बांझपन के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेनी पड़ेगी और जो उचित हार्मोन होगा वो पशु चिकित्सक अपनी गाय के आपकी जांच करने के उपरांत ही लगा पाएंगे। एक कारण और है जिससे गाय हीट में तो आती है लेकिन रुकती नहीं है। इन पोषण और हार्मोन के अलावा जो कारण है वो संक्रमण है। संक्रमण से किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे
गाय ने बच्चा दिया और जेर फंस गई, किसी अप्रशिक्षित आदमी ने जेर निकाला और उसका उचित प्रबंधन नहीं हुआ, जितनी एंटीबायोटिक जितना उसमें और दवाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, तो अगली ब्यात में रुकने में दिक्कत करती हैं। या सांड कहीं से इन्फेक्टेड हुआ, उसकी वजह से भी संक्रमण हो जाता है। कोई सांड किसी बीमारी से ग्रसित है या उसने किसी ऐसे जानवर को क्रॉस किया है, ऐसे जानवर को गर्भित किया है जो खुद बीमारी से ग्रसित है। तीसरा यह है कि अगर कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति उसको हैंडल करता है या सीमेन एआई करता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि सांड अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे देख लें कि वो व्यक्ति प्रशिक्षित है अथवा नहीं है। सांड के पास ले जा रहे हैं तो ये अवश्य देखें कि उस सांड का रखरखाव कैसा है, क्या वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें तो संक्रमण से बचा जा सकता है। अगर हम 1 वर्ष में एक बच्चा नहीं लेते हैं तो एक बच्चा 1.5 वर्ष में लेते हैं, 2 वर्ष में लेते हैं तो एक बच्चे का नुकसान है और दुग्ध उत्पादन का नुकसान है। हमेशा गर्मी में पशु आए उसके 12 घंटे बाद ही गर्भाधान कराना उचित रहता है, क्योंकि उससे पहले गर्भाधान कराना उचित नहीं रहता है। और 24 घंटे के बाद गर्भाधान कराना भी बहुत उचित अधिक पशुओं में नहीं रहता है, सिवाय उन पशुओं के जो 2 दिन गर्मी में रहते हों। अगर आपका पशु 2 दिन गर्मी में रहता है तो चिकित्सक से सलाह लेकर उसको चेक करावें और उनसे उचित जो परामर्श है उसको आप फॉलो करें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी ये बांझपन की समस्या से काफ़ी निजात पाया जा सकता है। आज के समय में फलों की बढ़ती हुई मांग तथा दूसरी तरफ पुराने फल उद्यानों से कम होते उत्पादन के फलस्वरूप आज के समय में जरूरत है नए फल उद्यानों को स्थापित करने की। आप अच्छी आय के साथ साथ अपने वातावरण को शुद्ध रखकर इसे कर सकते हैं। अभी हम फलों के बागों की भूमि का चयन, बाग के सही रेखांकन, गड्ढे की खुदाई और आकार एवं गड्ढे की भराई इत्यादि कार्य करने का समय चल रहा है। अतः इन कार्यों को कैसे संपादित किया जाए, इस पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। बाग लगाने की योजना बनाते समय कुछ मौलिक सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। स्वस्थ बाग की स्थापना हेतु प्रथम एवं महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात है तो लगाने से पहले मिट्टी का परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी के रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी न लगे। इसके बाद दूसरा प्रमुख पहलू है बाग की तैयारी एवं रेखांकन। भूमि में फलों की किस्म के अनुसार बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम खेत की 2 से 3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छा अनुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। इन विधियों में आवश्यकता अनुसार किसी भी विधि से रेखांकन किया जा सकता है, जैसे वर्गाकार विधि। यह बाग लगाने की सबसे सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पेड़ की दूरी बराबर रखी जाती है। बाग की प्रारंभिक अवस्था में दूसरे फसल की खेती भी कर सकते हैं। खटभुजाकार विधि। इस विधि में वृक्ष समत्रिबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर लगाए जाते हैं। पेड़ की दूरी बराबर परंतु पंक्तियों की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि की तुलना में 15 अधिक पौधे लग सकते हैं। पंचम विधि। किसान भाइयों, यदि आपने स्थायी बाग में किसी और फल वृक्ष को अस्थायी रूप से लगाने की योजना बनाई है तो उसके लिए यह विधि उपयुक्त है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि के वर्ग के केंद्र में यदि एक पेड़ को और लगा दिया जाए तो इसे पंचम विधि कहते हैं। तीसरा प्रमुख पहलू आता है फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं फल वृक्षों की दूरी। अलग अलग फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण अलग अलग किया जाता है।
आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल वृक्षों के लिए गड्ढे के आकार एवं पौध से पौध की दूरी पर। किसान भाइयों, यदि आम अमरूद की सघन बागवानी करनी है तो इसके लिए दूरी इस प्रकार रखनी चाहिए। चौथा प्रमुख पहलू है गड्ढे की खुदाई एवं भराई। रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर खूंटियां गाड़ दी जाती हैं। अब इन खूंटियों को मध्य मानकर वृक्षों के अनुसार आवश्यक माप का गड्ढा खोद लेते हैं। खुदाई के समय ऊपर के गहरे रंग की मिट्टी को एक तरफ और नीचे की मिट्टी को दूसरी तरफ रखना चाहिए। किसान भाइयों, गड्ढे की खुदाई का यह उपयुक्त समय चल रहा है, या यूं कहें कि बाग लगाने के 1 से 1.5 महीने पहले अप्रैल एवं मई महीने में गड्ढे की खुदाई कर खुला छोड़ देना चाहिए। इससे कीड़े तथा उसके अंडे सूर्य की तेज गर्मी व हवा से खत्म हो जाते हैं। खुदाई के 15 से 20 दिन पश्चात अब ऊपर की मिट्टी में 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 15 से 20 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट की खाद को अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला देना चाहिए। फिर नीचे की मिट्टी में 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट खाद मिलाकर पुनः गड्ढे में भर देनी चाहिए। इसी कंपोस्ट की खाद के साथ 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को प्रति गड्ढे की दर से अवश्य मिला देना चाहिए। ट्राइकोडर्मा से मिश्रित इस कंपोस्ट खाद को गड्ढे में डालकर अच्छी तरह दबा देना चाहिए। किसान भाइयों, जिन स्थानों पर दीमक का प्रकोप बहुतायत देखा जाता है, वहां पर गड्ढे की भराई करते समय 100 ग्राम क्लोरोपाइरिफॉस प्रति गड्ढा की दर से अवश्य मिला देना चाहिए। गड्ढा जमीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भरना चाहिए। अब इसके बाद थाला बनाकर पानी देना चाहिए। पेड़ लगाने का सबसे उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई का अंतिम सप्ताह है, परंतु इसे अगस्त माह तक भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार किसान भाइयों, उपरोक्त बताई गई बातों को ध्यान में रखकर बाग लगाने की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ बाग की स्थापना आप कर पाएंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे क्योंकि कार्यक्रम में आगे भी है बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आने दो आगे आने दो। कुछ गड़बड़ है। इस साल इतना ज्यादा वजन। भाई, क्या छुपाया है ट्रॉली में? छुपाया नहीं, कोराजन लगाया है। अब मेरी फसल को कीड़े नहीं खाते। पेश है डुपॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुपॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय में कृषि के साथ सह व्यवसायों को अपनाकर ही हमारे किसान भाई अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। यदि हम कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत मछली पालन की बात करें तो पुराने मछली तालाबों से ज्यादा मछली उत्पादन मिल सके, उसके लिए तालाब की मरम्मत और मछलियों के विकास के लिए खाद उर्वरकों का उचित प्रयोग करना बेहद जरूरी है। तो पुराने तालाबों में क्या क्या प्रबंधन कार्य करना जरूरी है, इस पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। आप काफ़ी दिनों से मछली पालन कर रहे हैं, तो उसकी रीमॉडलिंग के लिए क्या करें? तो जब आपका या किसी भी मत्स्य पालक का तालाब काफ़ी पुराना हो जाता है तो उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। 3 साल 4 साल के बाद उससे उत्पादकता उतनी अच्छी नहीं रह पाती जितने कि नए तालाबों से। तो यदि आपका तालाब 3 या 4 साल पुराना हो गया है तो उस तालाब को इस समय गर्मी के दिनों में पूरे तालाब को सुखा लीजिए, उसकी सारी मछलियाँ निकलवा लीजिए और उसको पूरा सुखा दीजिए।
कुछ दिनों तक सूखने दीजिए। जब उसके नीचे की तल सूख जाए तो उसमें से कम 1 फीट मिट्टी निकलवाइए और तालाब के बंध टूट गए होंगे तो उनकी रिपेयरिंग करिए और तालाब को बिल्कुल अच्छे ढंग से उसमें स्लोप देते हुए तालाब की मरम्मत कर लीजिए। और उसके बाद में उस तालाब को फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, धूप लगने दीजिए। उसके बाद में उसमें चूना और गोबर की खाद 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद और तथा 2.5 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का प्रयोग करते हैं। तो उसी हिसाब से अपने तालाब में उसका प्रयोग करिए और उसमें आधा मीटर पानी भर करके फिर उसे 10 दिनों तक छोड़ दीजिए ताकि उसमें रासायनिक क्रियाएं हो जाएं और प्लवक बनने लगे जो कि मछलियों के प्राकृतिक भोज्य पदार्थ होंगे। 10 दिनों के बाद उसमें जितना आपको पानी भरना है भर दीजिए। हाँ, जब तालाब की मरम्मत कर दी जाती है तो जब आपका तालाब तैयार हो गया, आपने उसमें चूने और गोबर की खाद का प्रयोग कर दिया है, तो ये पोषक तत्व पानी में घुलेंगे तभी प्लवक पदार्थ बनेंगे। जब पानी भर गया और प्लवक उसमें उत्पन्न हो गए हैं तो आप मछलियों का संचय करें। अब उस समय तक मत्स्य बीज उपलब्ध हो गए होंगे, उनकी स्टॉकिंग कर दीजिए। बड़े बीज का संचय करने में आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और सामान्य तौर पर हमारे देश में किसान मीठे जल में 6 प्रकार की मछलियों का ही पालन करते हैं। ये सभी 6 मछलियाँ शाकाहारी होती हैं और एक ही तालाब में उनका पालन किया जाता है, जिसको हम लोग मिश्रित मत्स्य पालन के नाम से जानते हैं। इन 6 मछलियों में रोहू, कतला, नैन हमारे देश की देसी मछलियां हैं तथा सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कामन कार्प 3 विदेशी मछलियां हैं। इनमें कतला और सिल्वर कार्प सतह पे रहने वाली मछली है जो कि ऊपर उपस्थित पादक तथा जंतु प्लवकों को खाती है। इन दोनों मछलियों का 20 तथा 15% की दर से ही संचय करना चाहिए। फिर उसमें रोहू आप 20% डालिए, 10% ग्रास कार्प डालिए। रोहू तथा ग्रास कार्प बीच में रहने वाली मछली है जिनको कॉलम फीडर कहा जाता है। तथा नीचे रहने वाली मछलियों में कामन कार्प और नैन है, इसमें आप कामन कार्प 15% डालिए और 20% नैन डालिए। इन 6 प्रजातियों को अलग अलग अनुपातों में मिला करके लगभग 10,000 फिंगरलिंग अंगुलिकाएँ प्रति हेक्टेयर की दर से तालाब में संचय कर देना चाहिए। संशोधनों से मछलियों का संचय करने पे तालाब में उपलब्ध प्राकृतिक भोज्य पदार्थों का उपयोग ठीक ढंग से होता है। हालांकि प्राकृतिक भोज्य पदार्थ उतने ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं जितनी की मछलियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अलग से परिपूरक आहार का भी प्रयोग करना पड़ता है, जो कि उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। परिपूरक आहार में प्रोटीन युक्त आहार ही देना है, जिसमें कि सोयाबीन की खल, राइस ब्रान, फिश मील, विटामिन्स इत्यादि मिले हुए हों। और इस परिपूरक आहार को उन मछलियों के वजन का शुरू की अवस्था में 5 से 10% तथा लगभग 3-4 महीने के बाद उनके वजन का 2 से 3% पूरे साल भर देना चाहिए। और समय समय पे आपको मछलियों को रोग से बचाना है। उसके लिए आप तालाब में हमेशा स्वच्छ जल का ही प्रयोग करें तथा समय समय पर उसमें जाल चला करके उन मछलियों की स्थिति भी देखते रहें। समय समय पर चूने का प्रयोग करना भी नितांत जरूरी होता है। उनको जाल चलाकर देख करके और उसमें लाल दवा का प्रयोग करिए। यदि इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं पूरे साल भर तो आपके इस व्यवसाय से काफ़ी अत्यधिक आमदनी प्राप्त होगी।